इकाई 3 हिस्ट्री क्लास 10 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर फैले प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है, जो दक्षिण में चीन सागर और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र में पड़ते हैं। हिंद चीन का मानचित्र। प्राचीन काल से ही वियतनाम के तोकिन एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था और दोनों प्रांत कई शताब्दियों तक चीन के करद राज्य थे। वस्तुतः जब चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता था तब इन प्रांतों को अपने कब्जे में ले लेता तथा चीन की केंद्रीय सत्ता में कमजोर पड़ने पर ही ये क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते। यद्यपि चीन प्रभुत्व के बावजूद भी इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी अलग संस्कृति पहचान के साथ साथ भाषा लिपि का भी विकास किया। तीसरी शताब्दी में शी हुआंग टी का प्रभुत्व, उसके बाद हान वंशीय राजा बुती ने पुनः इन क्षेत्रों पर कब्जा किया। फिर 15वीं शताब्दी में मिंग वंशी सम्राट के युंगली ने अधिकार किया। 19वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मंचू शासक के अधीन था। बौद्ध धर्म के साथ साथ कन्फ्यूशियस के दर्शन का भी पूरा प्रभाव उस क्षेत्र पर था। कन्फ्यूशियस। अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया। दूसरी तरफ लाओस, कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। 4वीं शताब्दी में कंबोज राज्य की स्थापना हुई, जहां का शासक भारतवंशीय था। कंबोज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था। 12वीं शताब्दी में राज सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर मंदिर का निर्माण करवाया था। परंतु 16वीं शताब्दी में कंबोज का पतन हो गया और मध्यकाल में आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस प्रकार इस क्षेत्र के कुछ लोगों पर चीन एवं कुछ पर हिंदुस्तान के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण यह हिंद चीन नाम से जाना गया। व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व। 1948 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत से जुड़ने की चाह में जब समुद्री मार्ग ढूंढने निकला तो पुर्तगाली ही पहले व्यापारी थे जो भारत के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के जुड़े और 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंदी चीन देशों के साथ व्यापार शुरू किया। उसके बाद स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी का आगमन हुआ। इन कंपनियों में फ्रांसीसियों को छोड़कर किसी ने भी भूभाग पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन फ्रांस शुरू से ही इसी दिशा में प्रयासरत रहा। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंदी चीन पहुंच गए। कंपनियों का आगमन पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड, फिर फ्रांसीसी। सन 1747 ईस्वी के बाद फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा। 1787 ईस्वी में कोचिन चीन के शासक के साथ संधि का मौका मिला, लेकिन अभी भी फ्रांसीसी अपनी ताकत का प्रभुत्व नहीं जमा पाए थे और 19वीं शताब्दी में अन्नाम कोचिन चीन में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रहे थे। फिर भी 1862 में अन्नाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य किया गया। उसके अलग वर्ष कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया गया और 1783 में तोकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। इस तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस का अधीनता में आ गया। फ्रांस द्वारा उपनिवेश का उद्देश्य। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने के प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। भारत में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रही थी। चीन में उसकी व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता मुख्य रूप से इंग्लैंड से था।
अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उसे हिंद चीन क्षेत्र उचित लगा, जहां खड़े होकर वे दोनों तरफ भारत एवं चीन को कठिन परिस्थितियों में संभल सकते थे। दूसरे, औद्योगिकीकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। तीसरे, पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था। फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक शोषण व्यापारियों, नगरों एवं बंदरगाहों पर शुरू किया। उसके बाद उन्होंने भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण करना शुरू किया। तोकिन ने जीवन का आधार लाल घाटी थी, जबकि कंबोडिया का मेकांग नदी का मैदानी क्षेत्र एवं कोचिन चीन का मेकांग का डेल्टा क्षेत्र। चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि मिलते थे। पहाड़ी इलाकों में रबर की खेती होती थी और मैदानी क्षेत्र में धान की। सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों का एवं जल निकास समुचित प्रतिबंध किया और दलदली भूमि, जंगलों आदि कृषि क्षेत्रों को बढ़ाया जाने लगा। इन प्रयासों का ही फल था कि 1931 ईस्वी में वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। रबर बागानों, फार्मों, खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। जमींदारी अपने विकृत रूप में आ चुकी थी। हालांकि इसी दौरान पूरे उत्तर से दक्षिण हिंदी चीन तक संरचनात्मक विकास तीव्र गति पर रहा। एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी, जहां मजदूर का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। एक विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल सा बिछ गया, परंतु किसानों एवं मजदूरों का जीवन स्तर गिरता जा रहा था, क्योंकि सारी व्यवस्था ही शोषण मूलक थी। जहां तक शिक्षा का प्रश्न था, अब तक परंपरागत स्थानीय भाषा अथवा चीनी भाषा में शिक्षा पा रहे लोगों को अब फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी, परंतु इस क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसियों को शिक्षा के प्रसार के सकारात्मक प्रभावों का डर था। अतः आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया जाने लगा। इसके लिए स्कूल में अंतिम साल की परीक्षा में प्रायः अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। स्थानीय जनता एवं कॉलोनी की सामाजिक स्थिति में असमान जमीन का अंतर था और 1920 के दशक तक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे थे। हनोई विश्वविद्यालय का बंद किया जाना फ्रांसीसी शोषण का पराकाष्ठा थी। हिंदी चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय विद्रोह का सामना तो प्रारंभिक दिनों से ही झेलना पड़ रहा था, परंतु 20वीं सदी के शुरू में यह और मुखर होने लगा। अब छोटे मोटे मामलों में भी लोग अपना असंतोष प्रकट करने लगे। उसी परिप्रेक्ष्य में 1903 में फान बोई चाउ ने दुई तान होई नाम के क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके नेता कुआंग दे थे। फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दी। 1905 में जापान द्वारा रूस को हराया जाना हिंदी चीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। साथ ही रूसो एवं मोंटेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारकों के विचार भी इन्हें उद्वेलित कर रहे थे। इसी समय एक दूसरे से राष्ट्रवादी नेता फांचू त्रिन हुए, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन के राजतंत्र स्वरूप को गणतंत्र बनाने का प्रयास किया। जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्र इसी तरह विचारों के समर्थक थे। सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन ने इन्हें और बढ़ावा दिया। इन्हीं छात्रों ने वियतनाम
कुआन फुल होई वियतनाम मुक्त एसोसिएशन की स्थापना की। हालांकि हिंद चीन में प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास कोचिन चीन, अन्नाम, तोकिन जैसे शहरों तक ही सीमित था, परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इन्हीं प्रदेशों के हजारों लोगों को सेना में भर्ती किया गया। हजारों मजदूरों को बेगार के लिए फ्रांस ले जाया गया। यहाँ के सैनिकों को युद्ध की प्रथम पंक्ति में रखा जाता था, अतः मारे जाने वाले में इनकी संख्या ज़्यादा होती थी। इन सब बातों की प्रतिक्रिया हिंदी चीनी लोगों पर हुई और 1914 में ही देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया, जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ, लेकिन सशंकित फ्रांसीसी सरकार ने इसे कुचल डाला। दूसरी तरफ जनता की हालत निरंतर दयनीय होती जा रही थी। चीन के कृषि उत्पादन, व्यापार, मत्स्य व्यापार पर नियंत्रण काफ़ी थी। ये मुख्य राजनीति से अलग रहते थे। इसी कारण जनता ने इनसे क्रुद्ध होकर 1919 में चीनी बहिष्कार आंदोलन किया। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना के साथ शासन व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। हालांकि कोचिन चीन ही सीधे फ्रांसीसी प्रशासन में था, जबकि अन्य 4 प्रांत तोकिन, अन्नाम, कंबोडिया और लाओस में पुरातन राजवंश ही कायम रहे, जिसके लिए रेजिडेंडो की नियुक्ति होती थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रशासन में कुछ उदार नीतियां अपनाई। कोचिन चीन के लिए एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया और उसके सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। साथ ही असैन्य प्रशासन में स्थानीय लोगों का महत्व दिया जाना शुरू हुआ। कुछ हद तक राजघराने ने भी अपने प्रशासन में सुधार का प्रयास किया, परंतु इन नाममात्र के सुधारों से जनता संतुष्ट नहीं हो सकती थी। इन्हीं परिस्थितियों में 1917 ईस्वी में न्यूगेन आई कोक हो चिन मिन नाम के एक वियतनामी छात्र ने पेरिस से ही साम्यवादियों की एक गुट बनाया। बाद में हो चिन मिन शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर ली। हो ची मिन जोन गुएन आई ने अनामी दल की स्थापना की थी। यह पार्टी पूर्णतः मॉस्को के कैंटन से प्रभावित थी और आतंकी विचारों वाली पार्टी थी। अंततः 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों के एकजुट वियतनाम कांग सांग देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली थी। 1930 के दशक तक विश्वव्यापी मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान किया। चावल, लवल आदि के दाम गिर गए। हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही थी। इस स्थिति से परेशान होकर किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे। राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सरकार का दमन चक्र काफ़ी तीव्र और क्रूर होता जा रहा था। विद्रोही जनता पर निर्ममता से गोली बरसाई जा रही थी। इससे भी आगे बढ़कर हवाई जहाज़ों से बमबारी की जा रही थी। इस दमन चक्र में हजारों लोग मारे गए। आंदोलन दब सा गया, परंतु यह सोए हुए ज्वालामुखी के समान ही था, जो अंदर ही अंदर खौलता रहा और भूमिगत आंदोलन की शुरुआत हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों ने वियतनामियों को एक निर्णायक रास्ता प्रदान किया। जून 1940 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी से हार गया और फ्रांस ने जर्मनी समर्थित सत्ता कायम हो गई। अमेरिका और ब्रिटेन च्यांग काई शेक की सरकार को मदद पहुंचाना चाहते थे, लेकिन एक संधि के तहत जापान को हिंद चीन में फौज भेजने का मौका मिल गया। इसका फायदा उठाते हुए जापान ने पहले तोकिन, फिर अन्नाम और अंततः पूरे हिंद चीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया। यह हिंद चीन में एक तरह का द्वैत शासन था, जिसमें सत्ता जापानियों के
हाथ थी एवं प्रशासनिक मुखौटा फ्रांसीसियों का। इसके फलस्वरूप वियतनाम के गुप्त क्रांतिकारियों जापान का हिंद चीन पर आक्रमण। अवसर मिल गया, वे जापानी और फ्रांसीसी दोनों के विरुद्ध कार्यवाही करने लगे। फ्रांसीसी दमन के बावजूद साम्यवादी दल बचा हुआ और लोगों का स्वाभाविक झुकाव इस तरफ बढ़ रहा था। हो चिन मिन के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने वियत मिह यानी वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कर पीड़ित किसानों, आतंकित व्यापारियों, बुद्धिजीवी सभी को शामिल कर छापमार युद्ध नीति का अवलंबन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के साथ ही अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। 1944 में फ्रांस जर्मनी के आधिपत्य से निकल गया और जापान पर अमेरिकी परमाणु आक्रमण के पश्चात पोट्सडम की घोषणा के तहत जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस स्थिति में जापान की सेनाएं वियतनाम से निकलने लगी और फ्रांस के पास इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो खुद को पुनः हिंद चीन में स्थापित रख सके। इसका लाभ उठाते हुए वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने वियत मिह के नेतृत्व में लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार की स्थापना की। 2 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुए वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस सरकार का प्रधान हो चिन मिन बनाया गया। चूँकि हिंद चीन अनेक राज्यों में विभक्त था और जापानी सेनाएं हिंद चीन से निकल रही थी, कंबोडिया, लाओस, अन्नाम पुनः प्राचीन राजवंशों को प्रतिष्ठा मिली। इस क्रम में अन्नाम का शासक बाओदाई बना, परंतु इस शासकों का साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष ठिकाना कठिन था। अतः बाओदाई 25 अगस्त 1945 को ही अपना पद छोड़ दिया और वियतनाम एक गणराज्य बन गया। बाओदाई हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका और फ्रांस दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्यों की पुनः स्थापना में लग गया। फ्रांस भी हिंद चीन में अपने डूबे साम्राज्य को बचाना चाहता था, अतः उसने एक नए औपनिवेशिक तंत्र की योजना बनाई। फ्रांस के औपनिवेशिक योजना। फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बदल दिया जाएगा जिसमें सभी अधीनस्थ उपनिवेश रहेंगे। हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग होगा। हिंद चीन के संरक्षित राज्यों एवं कोचिन चीन को मिलकर एक संघ बनाया जाएगा। हिंद चीन संघ के विदेशी नीति एवं सैन्य पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। फ्रांस की घोषणा की फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन बना दिया जाएगा जिसमें अधीनस्थ उपनिवेश शामिल होंगे। इस महासंघ का एक अंग हिंद चीन भी होगा। अधीनस्थ उपनिवेशों के सेना एवं विदेश नीति पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। यह राष्ट्रमंडल का विस्तृत रूप जैसा था, परंतु जापानी सेनाओं को हटते ही फ्रांसीसी सेना जैसे ही सैगान पहुंची, वियतनामी छापेमारों ने भयंकर युद्ध किया और फ्रांसीसी सेना सैगान में ही फंसी रही। अंततः 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ, जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई माना। साथ ही माना कि यह गणराज्य हिंदी चीन संघ में रहेगा और हिंदी चीन संघ फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा। फ्रांसीसी नेता के तोकिन में प्रवेश का अधिकार भी मान लिया गया। फ्रांस की महत्वाकांक्षी नीति के कारण वियतनाम के साथ हिंदी चीन संघ का निर्माण पर समझौता नहीं हो पाया। फ्रांस चाहता था कि निर्मित संघ का अध्यक्ष उसके द्वारा नियुक्त हाई कमिश्नर हो और वियतनामी नेताओं की मांग थी कि संघ के सभी राज्य स्वतंत्र हो। तभी फ्रांस ने कोचिन चीन में एक पृथक सरकार स्थापित कर लिया जिससे हनोई समझौता टूट गया। फ्रांस को कुछ वियतनामी प्रतिक्रियावादी ताकतों का समर्थन मिल गया, जिसके सहयोग से नवगठित सरकार चलने लगी।
अब तक हो चिन मिन की ताकत इतनी नहीं हुई थी कि फ्रांसीसी सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला कर सके, अतः पुनः गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। गुरिल्ला युद्ध का लाभ उठाते हुए फ्रांस ने पेरिस से बाओदाई को बुलाकर वियतनाम का शासक बना दिया। चूँकि फ्रांस को उम्मीद थी कि कम्युनिस्ट विरोधी वियतनामी बाओदाई का समर्थन करेंगे, अब पूरा विश्व दो खंडों में बढ़ चुका था, पूंजीवादी और साम्यवादी। पूंजीवादी देशों में यथा अमेरिका एवं ब्रिटेन का समर्थन भी फ्रांस को प्राप्त था। इससे हो चिन मिन को कुछ परेशानियां उठानी पड़ी, क्योंकि अभी तक वह पूरी साम्यवादी सरकार का गठन नहीं कर पाया था। उसके संयुक्त मोर्चों में गैर साम्यवादी राष्ट्रवादी ताकत भी थे, परंतु 1949 में हो चिन मिन ने खुले तौर पर जनवादी चीनी गणराज्य को अपना आदर्श स्वीकार कर लिया और पूर्णतः साम्यवादी बन गया। 1950 में रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दी, साथ ही अत्यधिक सैन्य तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। दिएन वियन फू के युद्ध में गोली चलाना वियतनामी सिपाही। सन 1950 में हिंद चीनी की स्थिति बहुत जटिल हो गई, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन की सरकार थी और दक्षिण वियतनाम में फ्रांस समर्थित बाओदाई की सरकार। लाओस कंबोडिया में पुराने राजतंत्र थे जो फ्रांसीसी नियंत्रण में थे। लाओस एवं कंबोडिया में स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ रही थी। गुरिल्ला सैनिक लाओस कंबोडिया के रास्ते दक्षिणी वियतनाम पर धावा बोलते थे और पुनः जंगल में छिप जाते थे। इस क्रम में दिएन वियन फू पर गुरिल्ला सैनिकों ने भयंकर आक्रमण किया। इस युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हार गया। लगभग 16,000 फ्रांसीसी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। एक दिन वियन फू पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया। अमेरिकी हस्तक्षेप। अमेरिका, जो अब तक फ्रांस का समर्थन कर रहा था, ने हिंद चीन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। साम्यवादियों के विरोध में उसने इसकी घोषणा भी कर दी। चूँकि रूस एक पक्ष का पहले से समर्थन कर रहा था, अतः लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 में जेनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जेनेवा समझौता कहा जाता है। जेनेवा समझौता पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांटा। हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था, जिसके नेता हुइंगफू सो था। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था। साउथ वियतनाम। हनोई से सटे उत्तर का क्षेत्र उत्तरी वियतनाम साम्यवादी और उससे दक्षिण में दक्षिणी वियतनाम अमेरिका समर्थित सरकार को दे दिया गया। यहाँ एक धार्मिक वर्ग भी आंदोलित था, वह था हुआ आंदोलन काफ़ी आक्रामक हो गया था। न्यो दिम दियम ने बड़ी क्रूरता से इस आंदोलन को दबाना शुरू किया। लाओस एवं कंबोडिया में जेनेवा समझौते के फलस्वरूप शासन व्यवस्था बदल गई। वहाँ वैध राजतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया और संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। यद्यपि इन्हें तटस्थ देश माना गया, परंतु साम्यवादी प्रभाव इन देशों में बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका इन क्षेत्रों में साम्यवादी प्रभाव में जाने से रोकने को कृत संकल्प था। लाओस में गृह युद्ध। लाओस की राजनीतिक सीमा पूर्व उत्तरी वियतनाम की सीमा को छूती थी। 1954 में ही स्पष्ट हो गया था कि उत्तरी लाओस के दो प्रांत फुगसाली एवं होऊ और फ्रांस में साम्यवादियों का प्रभुत्व था और ये अपने विस्तार के लिए उद्यत थे। जब लाओस में राजतंत्र को हटाकर संसदीय प्रणाली अपनाई गई तो वहाँ राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ।
लाओस एवं कंबोडिया की पूर्ण स्वतंत्रता को मान लिया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि 1956 के मध्य से पहले संपूर्ण वियतनाम का चुनाव द्वारा एकीकरण कर एक सरकार का गठन किया जाएगा यदि जनता ऐसा चाहे। जेनेवा समझौते के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए एक त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया, जिसके सदस्य भारत, कनाडा एवं पोलैंड थे। हिंद चीन में उथल पुथल। जेनेवा समझौते के तत्कालिक के रूप में शांति अवश्य थी, परंतु तुरंत ही हिंद चीन में उथल पुथल आरंभ हो गई, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में हो चिन मिन की सरकार सुदृढ़ हो गई और पूरे वियतनाम के एकीकरण पर विचार करने वाली, परंतु दक्षिणी वियतनाम की स्थिति इसके विपरीत थी। अमेरिका समर्थित बाओदाई सरकार का संचालन न्यो दिंह दियम के हाथों में था। इन दिनों दक्षिणी वियतनाम में साम्यवादियों के साथ साथ अपदस्थ राजघराने के 3 सौतेले भाइयों ने लाओस पर अपनी राजनीतिक पकड़ के लिए अलग अलग रास्ते अपना लिए थे। इसमें पहला राजकुमार सुबन फुमा तटस्थवादी था। दूसरा राजकुमार सुफन बोंग, जो पाथेट लाओ नाम से विख्यात था और अपना सैन्य संगठन बनाकर समूचे लाओस में साम्यवादी व्यवस्था लाना चाहता था। और तीसरा राजकुमार फूमी नौसवान दक्षिण पंथ का अनुसरण करने वाला था। इन तीनों ने आपसी राजनीतिक वर्चस्व का संघर्ष ही लाओस की अस्थिरता का कारण था। उस पर रूस एवं अमेरिका दोनों गुटों का समर्थन एवं हस्तक्षेप इसे और बढ़ा रहा था। 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ और सुबन फुमा के नेतृत्व में सरकार बनी। पाथेट लाओ ने इसका विरोध करते हुए गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, परंतु 1957 में दोनों में समझौता हो गया और पाथेट लाओ की पार्टी नियो लियो हक्सत के सदस्य को भी सरकार में जगह मिल गई थी। यह स्थिति अमेरिका के लिए असह्य थी, चूँकि पाथेट लाओ वामपंथी था। अमेरिकी षड्यंत्र के कारण दोनों भाइयों में समझौता टूट गया और पुनः गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। इसी बीच तीसरे भाई जनरल फूमी नौसवान को मौका मिल गया। उसने निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट कर दक्षिण पश्चिम सरकार बना ली। 3 माह बाद फिर तख्ता पलट हुआ और कैप्टन कांगली के नेतृत्व में सैनिक सरकार बनी, परंतु तीनों भाइयों ने मिलकर कैप्टन कांगली को उत्तर की ओर भगा दिया। इस तरह लाओस एक भयंकर युद्ध में फंस गया। लाओस को गृह युद्ध में अमेरिका रूस के परोक्ष सहभागिता ने एक बार फिर विश्व शांति को खतरे में डाल दिया। तब भारत में जेनेवा के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग उठी। अतः इस समस्या पर 14 राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाना तय हुआ, जिसमें लाओस के तीनों पक्षों की भागीदारी पर रूस अमेरिका भी सहमत थे। मई 1961 में यह सम्मेलन, जिसमें सभी राजकुमारों व संयुक्त मंत्रिमंडल के गठन पर सहमति प्रदान की, मंत्रिमंडल भी बना, परंतु अमेरिकी षड्यंत्र के कारण लाओस के विदेश मंत्री की हत्या हो गई और गृह युद्ध पुनः शुरू हो गया। चूँकि अमेरिका लाओस के साम्यवादी प्रसार नहीं चाहता था, अतः चुनाव द्वारा सुमन फुमा को प्रधानमंत्री बना दिया गया और सुबन बोंग उप प्रधानमंत्री बना। इससे असंतुष्ट पाथेट लाओ ने सन 1917 में लाओस पर आक्रमण कर जार्स के मैदान पर कब्जा कर लिया। हालांकि अमेरिका ने इस युद्ध में जमकर बमबारी की, परंतु पाथेट लाओ के आक्रमण को रोका नहीं जा सका। हो चिन मिन मार्ग पर बमबारी का चित्र। रूस ने लाओस पर आक्रमण और उसके बिगड़ती स्थिति को जिम्मेदार अमेरिका को सौंपी। अमेरिका ने खुलकर युद्ध में आ जाने से यह जटिल स्थिति उत्पन्न हुई थी। 1971 में हजारों दक्षिणी वियतनामी सैनिकों ने लाओस में प्रवेश किया। उसके साथ अमेरिकी सैनिक, युद्धक विमान एवं बम वर्षक हेलीकॉप्टर भी थे। इसका उद्देश्य हो चिन मिन मार्ग पर कब्जा करना था। पाथेट लाओ ने रूस और ब्रिटेन से अनुरोध किया कि वे अमेरिका पर दबाव डालकर उन्हें रोके, परंतु चीन ने अमेरिका को धमकी दी। पहले अमेरिका को लगा कि वह युद्ध जीत लेगा, परंतु हो चिन मिन
मार्ग क्षेत्र पर जाकर उनकी सेनाएं फंस गई। लाओस के प्रबल प्रतिरोध के कारण उसके लिए वापस लौटना ही एकमात्र उपाय था। इस तरह अमेरिका अपने आक्रमण के वामपंथी के प्रसार को रोक नहीं पाया। कंबोडिया संकट 1954 में स्वतंत्र राज्य बनने के बाद कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर राजकुमार नरोत्तम सिहानुक को शासक माना गया। नरोत्तम सिहानुक 1954 में ही कंबोडिया को गुटनिरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति पर चलाना शुरू कर दिया। इसलिए कंबोडिया दक्षिण एवं एशियाई सैन्य संगठन में शामिल नहीं हुआ। अमेरिका इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव चाहता था, इसी कारण वह सिहानुक से चिढ़ा हुआ था और थाईलैंड को उकसाकर कंबोडिया को तंग करवा रहा था। अमेरिका इस कूटनीतिक चाल के कारण 1963 में सिहानुक ने उससे भी किसी तरह मदद लेने से इनकार कर दिया। यह बात अमेरिका के लिए अपमानजनक थी। मई 1965 में उसने वियतनाम के साथ कंबोडिया के सीमावर्ती गांवों पर आक्रमण कर दिया। सिहानुक ने अमेरिका को राजनयिक संबंध तोड़ लिए। आगे चलकर सन 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया सीमा क्षेत्र में जहर की वर्षा हवाई जहाज से करवा दी। इससे लगभग 40 करोड़ एकड़ भूमि की रबर की फसल नष्ट हो गई। तब सिहानुक ने मुआवजे की मांग अमेरिका से की एवं रूस की ओर झुकाव दिखाते हुए पूर्वी जर्मनी से राजनयिक संबंध बढ़ाना शुरू किया। नरोत्तम सिहानुक तत्कालीन दो गुटीय विश्व व्यवस्था में पूंजीवादी अमेरिका यह नहीं चाहता थे कि कंबोडिया साम्यवादी देशों के प्रति सहानुभूति रखे। अतः उसने कंबोडिया के गुटनिरपेक्षता को एक पक्षीय मानते हुए यह आरोप लगाया कि सिहानुक सरकार का संबंध उत्तरी वियतनाम एवं वियत कांगो से है। इसलिए अमेरिका CIA के माध्यम से कंबोडियाई दक्षिणपंथियों को संगठन कर सिहानुक को सत्तायुक्त करना चाहता था। अमेरिकी षड्यंत्र के कारण 1970 में दक्षिणपंथियों ने वियतनाम के दूतावास के समग्र उग्र प्रदर्शन किया। इसी परिप्रेक्ष्य में सिहानुक को वियतनाम के प्रति कठोर रुख अपनाना पड़ा। 18 मार्च 1970 को कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद में नरोत्तम सिहानुक को सर्वसम्मत प्रस्ताव सत्ता से हटा दिया गया और जनरल लोन नोल के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। नरोत्तम सिहानुक ने पेकिंग में निर्वासित सरकार का गठन कर जनरल लोन नोल की सरकार को अवैध घोषित कर दिया। साथ ही राष्ट्रीय संसद को भंग कर दिया और जनता से मौजूदा सरकार को अपदस्थ करने की अपील की। अप्रैल 1970 में सिहानुक ने नई सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, जिसमें उत्तरी वियतनाम एवं वियतकांग सैनिक से भरपूर मदद मिल रही थी। नरोत्तम सिहानुक की सेना विजयी होती हुई राजधानी नाम पेन की ओर बढ़ रही थी। अमेरिका ने तुरंत इसमें हस्तक्षेप किया। दक्षिणी वियतनाम से अमेरिकी फौज कंबोडिया में प्रवेश कर गई और व्यापक संघर्ष शुरू हुआ। यह युद्ध बड़ा भयंकर था। अमेरिकी राष्ट्रपति इस नीति का व्यापक विरोध अमेरिकी भी कर रहे थे। राष्ट्रपति निक्सन को अपनी सेनाएं वापस बुलाने की घोषणा करनी पड़ी, परंतु दक्षिणी वियतनाम में अपनी सेना कंबोडिया में रहने देने की घोषणा कर स्थिति को और जटिल बना दिया। अब लग रहा था कि चीन भी कंबोडिया मामले में हस्तक्षेप करेगा। इस तरह एक बार पुनः दक्षिण पूर्वी एशिया की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। स्थिति को भांपते हुए इंडोनेशिया ने एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा। 16 मई 1970 को जकार्ता में एक सम्मेलन बुलाया गया। यद्यपि यह सम्मेलन सफल रहा, परंतु कंबोडिया की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। कंबोडिया छापेमारी, अमेरिका सेना के बीच युद्ध, बमबारी, नृशंस हत्याओं के इस दौर में ही 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया गया, परंतु सिहानुक एवं लोन नील को सेनाओं में संघर्ष चलता रहा। 5 वर्ष पश्चात सिहानुक ने निर्णायक युद्ध का ऐलान किया और उनकी लाल खुमेरी सेना
विजयी करती आगे बढ़ गई। अंततः लोन नोल को भागना पड़ा। अप्रैल 1975 में कंबोडियाई गृह युद्ध समाप्त हो गया। नरोत्तम सिहानुक पुनः राष्ट्राध्यक्ष बने, परंतु 1978 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। अब कंबोडिया का नाम बदलकर कंपुचिया कर दिया गया। नरोत्तम सिहानुक के बाद ख्यू सम्फान एवं पोलपोट जैसे अतिवादी संगठनों का उदय हुआ, जिन्होंने अपने मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप शासन किया। यह दौर पूरी तरह आतंक का दौर था, परंतु 1979 में हेंग सामरिन ने एक संयुक्त मोर्चे का गठन कर ख्यू सम्फान एवं पोलपोट को पराजित कर दिया। इस स्थिति में रूस चीन आमने सामने आ गए और चीन ने वियतनाम पर आक्रमण कर दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपनी शक्ति का परिचय दिया। हालांकि अमेरिकी नीति कंपुचिया मामले में सफल नहीं रही और वह साम्यवाद को फैलने से नहीं रोक पाया, परंतु दो साम्यवादी देशों रूस एवं चीन को आमने सामने लाने में उसकी नीति अवश्य सफल हो गई। वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका। जेनेवा समझौते के दो वियतनामी राज्यों का जन्म तो अवश्य हो गया, परंतु अस्थायी शांति की उम्मीद नहीं के बराबर थी, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में जहां साम्यवादी सरकार थी, वहीं दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी समर्पित सरकार थी। जेनेवा समझौते में यह कहा गया कि अगर जनता चाहे तो मध्य 1956 तक चुनाव कराकर पूरे वियतनाम का एकीकरण किया जाएगा। उसी समय वियतनामी जनता उसके एकीकरण के पक्ष में आवाज़ उठाती रही, जिसे उत्तरी वियतनाम का पूर्ण समर्थन था, जबकि दक्षिणी वियतनाम की जनता शांतिपूर्ण प्रयासों से चूक गई। तो 1960 में वियतकांग राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन कर अपने सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष शुरू कर दी। 1961 तक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दक्षिणी वियतनाम में आपातकाल की घोषणा कर दी गई और वहां गृह युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका, जो दक्षिणी वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकना चाहता था, 1961 में सितंबर शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी कर उत्तरी वियतनाम को हो ची मिन्ह सरकार को इस गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और 1962 के शुरुआत में अपने 4000 सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम के मदद के लिए सौगान भेज दिया। वास्तविकता यह थी कि न्यो दी दिहम तानाशाही अत्याचारों से जनता तंग आ चुकी थी। बौद्ध जनता धार्मिक असहिष्णुता के कारण आत्मदाह कर रही थी। इसी को लेकर 1963 ईस्वी में सेना ने विद्रोह कर न्यो दी दियम को मार दिया और सैनिक सरकार की स्थापना हुई, तो परंतु यह भी प्रतिक्रियावादी था। इस तरह सरकारों का आना जाना लगा रहा, मगर किसी की भी नीति बदली और वियतकांग का संघर्ष चलता रहा। रासायनिक हथियार। नापाम यह एक तरह की ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता है और जलता रहता है। इसका व्यापक पैमाने में वियतनाम में प्रयोग किया गया था। 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर कुछ सैनिक अड्डे तबाह कर दिए। तब अमेरिका को चेतावनी भरी धमकियां रूस एवं चीन ने दी, परंतु इसका असर उस पर नहीं पड़ा। अमेरिका द्वारा शुरू किया गया यह युद्ध काफ़ी हिंसक, बर्बर और यातनापूर्ण था। इस युद्ध में खतरनाक हथियारों, टैंकों एवं बम वर्षक विमानों का व्यापक प्रयोग किया गया था। साथ ही रासायनिक हथियारों, नापाम, ऑरेंज एजेंट एवं फास्फोरस बमों का जमकर इस्तेमाल किया गया था। यह युद्ध उत्तरी वियतनाम के साथ साथ वियतकांग एवं वियतकांग समर्थक दक्षिण वियतनाम जनता सभी से लड़ा गया था। निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती थी। उनकी औरतों व लड़कियों के साथ पहले सामूहिक कार्य किया जाता था, फिर उसे मार दिया जाता था और अंत में पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया जाता था।
1967 ईस्वी तक अमेरिका इसे इतने बम वियतनाम में बरसाए जितनी द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड के विरुद्ध नहीं गिराया था। अमेरिका की इस तरह की कार्रवाई का विरोध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा। प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। उसके आर्थिक कुपरिणाम भी परिलक्षित होने लगे। प्रतिवर्ष 2 से ढाई अरब डॉलर का अमेरिकी खर्च में वृद्धि हुई। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था डावाडोल होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मूल्य काफ़ी नीचे गिर गया, परंतु अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था और समझौते के सारे प्रयासों को विफल करता हुआ युद्ध को जारी रखे हुए था। एजेंट ऑरेंज यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाता था। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण पड़ा। अमेरिका इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों और आबादी दोनों पर जमकर किया। इस जहर का असर आज भी नजर आता है, जन्मजात विकलांग एवं कैंसर्स के रूप में। दूसरी तरफ वियतनामी अब साम्यवाद या किसी अन्य बातों के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। यहाँ तक कि वियतनामी महिलाएं अपने पीठ पर बच्चे को बांधे फुल पैंट पहने हाथों में बंदूक को लिए गश्ती लगाती या सीधे युद्ध में शामिल होती देखी जा रही थी, या फिर हो चिन मिन्ह मार्ग की मरम्मत करते देखी जा सकती थी। प्राचीन नायिकाओं को आख्यानित कर स्त्रियों को प्रेरित भी किया जाता था। इस संदर्भ में त्रिअयु की कहानी भी सुनने को मिलता है, जिसे इस समय देवी की तरह पूजा जाता था। 1968 के प्रारंभ में वियतनाम में अमेरिकी शक्ति का प्रतीक पूर्वी पेंटागन सहित कई ठिकानों पर धावा बोलकर अमेरिकियों को काफ़ी क्षति पहुंचाई। इस धावों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वियतनाम के हौसले अभी भी काफ़ी बुलंद है, और यह भी स्पष्ट हो गया कि वियतनामियों की रसद पहुंचाने वाला मार्ग हो चिन मिन्ह काफ़ी मजबूत है, क्योंकि इसे बमबारियों से नष्ट नहीं किया जा सका था। हो चिन मिन्ह भूल भुलैया मार्ग। वस्तुतः हो चिन मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया की सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिसे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी थी। अमेरिकी सैनिक बार बार इसे क्षतिग्रस्त कर चुका था, परंतु वियतकांग एवं उसके समर्थक लोग तुरंत उसका मरम्मत कर लेते थे। इसी मार्ग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अमेरिका लाओस कंबोडिया पर आक्रमण भी कर दिया, परंतु 3 तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा था। अब अमेरिका भी शांति वार्ता चाहता था, परंतु अपनी शर्तों पर राष्ट्रमंडल संयुक्त राष्ट्र संघ समेत कई शक्तियां इस प्रयास में थी कि वार्ता शुरू हो। अतः 1968 में पेरिस में शांति वार्ता शुरू हुई। अमेरिकी हट के कारण 6 माह तक वार्ता एक ही जगह अटकी रही। राष्ट्रपति निक्सन। वियतनामियों की मांग थी कि पहले बमबारी बंद हो, फिर अमेरिका अपनी सेनाएं हटाए। इसी क्रम में 7 जून 1969 को वियतनामी शिष्टमंडल ने दक्षिणी वियतनाम के मुक्त क्षेत्र में वियतकांग के सरकारों के गठन की घोषणा की, जिसे रूस एवं चीन ने तुरंत मान्यता दे दी। इस दरमियान वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक हो चिन मिन्ह की मृत्यु हो गई। चूँकि उन्होंने अपने वसीयत में दक्षिणी वियतनाम के मुक्ति तक संघर्ष का आह्वान किया था, अतः संघर्ष जारी रहा। अमेरिकी शर्तें। दक्षिण वियतनाम की स्वतंत्रता। अमेरिकी सेनाएं उस क्षेत्र में ही रहेगी जब तक वियतकांग संघर्ष करेगा। दक्षिण वियतनाम में आतंक मचाएगा, बमबारी जारी रहेगा। अमेरिकी सफलता और वियतनाम एकीकरण। अब हॉलीवुड द्वारा अमेरिका के वियतनाम युद्ध को जायज़ ठहराने वाली फिल्में के स्थान पर अमेरिका के अत्याचार पर फिल्में बनने लगी,
दूसरी तरफ निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर नया राष्ट्रपति बना। वियतनाम समस्या का जल्द समाधान की जिम्मेवारी उसे सौंपी गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ती जा रही थी। इसी समय माई ली गांव की एक घटना प्रकाश में आई। माई ली गांव दक्षिण वियतनाम में एक गांव था जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक मान अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला, औरतों बच्चियों को बंदी बनाकर कई दिनों तक सामूहिक किया, फिर उसे भी मार कर पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दबा दबाकर एक बूढ़ा जिंदा बच गया था जिसने इस घटना को उजागर किया। माइली गांव अमेरिकी सेना का आलोचना पूरा विश्व में होने लगी। तब राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा की। हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथा स्थान पर रहे। युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए, परंतु इस शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अमेरिकी सेनाएं पुनः बमबारी शुरू कर दी, लेकिन अमेरिका अब जान चुका था कि उसे अपनी सेनाएं वापस बुलानी ही पड़ेगी। निक्सन ने पुनः 8 सूत्री योजना रखी। वियतनामियों ने इसे खारिज कर दिया। अब अमेरिका चीन को अपने पक्ष में करने में लग गया। 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग, उत्तरी वियतकांग अमेरिका एवं दक्षिणी वियतकांग में समझौता तय हो गया, परंतु दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया। वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस बार इतने बम गिराए गए कि जिनकी कुल विध्वंसक शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त परमाणु बम से ज़्यादा आंकी गई। हनोई भी इस बमबारी में ध्वस्त हो गया, लेकिन वियतनाम डटे रहे। वियतनामी अंततः 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षरित हो गया। समझौते की मुख्य बातें: युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिकी सेना वापस हो जाएगी। उत्तर और दक्षिण वियतनाम परस्पर सलाह कर एकीकरण का मार्ग खोजेंगे। अमेरिकी वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता देगा। इस तरह अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया। अप्रैल 1975 में उत्तरी दक्षिण वियतनाम का एकीकरण हो गया। इस प्रकार 7 दशकों से ज़्यादा चलने वाला यह अमेरिकी वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में 9855 करोड़ डॉलर खर्च हुए। सर्वाधिक व्यय अमेरिका का था। उसके 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए, लगभग 3 लाख सैनिक घायल हुए। दक्षिणी वियतनाम के 18,000 सैनिक मारे गए। अमेरिका के 4800 हेलीकॉप्टर एवं 3600 एवं अनगिनत टैंक नष्ट हो गए। इन सारी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में धन की बर्बादी के अलावा अमेरिकी शाह को भी गहरा आघात पहुंचा। पूरे हिंद चीन में वह बुरी तरह असफल रहा। अंततः उसने अपनी सेनाएं हिंद चीन से हटानी पड़ी और सभी देशों को संप्रभुता एवं अखंडता को स्वीकार करना पड़ा।